नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं विद OCDP के। आज के क्लास में 30 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे और सेम ऐसे क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। और वो स्टूडेंट भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे जिनका 2-5 अंक से पेपर नहीं निकल रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऐसे ही आपको अच्छे से तैयारी करके पेपर देना होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे भी करवाएंगे, बताएंगे। उस टाइप का क्वेश्चन आपको और भी अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका पेपर इस बार निकल जाए, ठीक है। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट का तो पहली बार में ही निकल जाए, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो और साथ में टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करके चैनल से जुड़ जानी है टेलीग्राम से। यहाँ पे हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, तो आसानी से जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि जितने भी क्लास चलते हैं इंपॉर्टेंट सबका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जुड़े रहेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप क्लासेस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करके घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है तो आपके पास PYQ आप ज़्यादातर सॉल्व करिएगा। और जिन जिन छात्रों का पेपर सेकेंड पेपर देना है, या तो आपका SST को या आपका साइंस या मैथ का होगा, तो आपको क्या करना है 6 to 8 NCERT ज़्यादा से ज़्यादा कवर करनी और पढ़नी और PYQ सॉल्व करना है। बस इतना ही काम आपको शेष बचे हुए दिन में करना है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ये आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण से लिया हुआ है, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है खाली स्थान आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है। परिपक्वता या पाठ या अनुकूलन या सामाजिककरण। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा कि जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों रूप से विकसित हो जाता है तो उसे परिपक्वता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पहला सही हो जाएगा परिपक्वता, ठीक है। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। आंख का रंग वंशानुगत, ठीक है, कहता कौन सा कारक जो है, ठीक है, वंशानुगत निर्धारित होता है। आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या भावनात्मक परिपक्वता। तो आपको बता कि एक वंश एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में आंखों का रंग। आप देखते होंगे किसी का नीला आंख होता है तो उसके बच्चों का भी कलर जो होता है वो नीला हो जाता है, तो आंखों का रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपका कहता है कि आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यानी आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन आपको सही पूछा हुआ है। आइए देखते हैं, ठीक है। कहता है आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। ये बात गलत है, ठीक है। केवल शब्द आ गया, केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है आनुवंशिक, तो केवल शब्द आ गया, देखते हैं आंसर आप कट करेंगे। यहाँ पर भी केवल शब्द आ गया, केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं करती। ऐसा नहीं, दोनों करता है। ये केवल, ये भी गलत हुआ। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्या है भाई, आपका सत्य है, ठीक है। आनुवंशिकता जीन्स के द्वारा विकास को प्रभावित करती है, जबकि वातावरण जो होती है वह क्या करती है, बाहरी कारकों जैसे खान पान, सामाजिक प्रतिक्रिया, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्स आदि को प्रभावित करता है। और ये दोनों मिलकर ही विकास को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आनुवंशिकता, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड आनुवंशिकता।
समझिएगा ध्यान से कि कुछ गुण और कौशल हमें अपने माता पिता और परिवार द्वारा आनुवंशिकता के द्वारा ही मिलते हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए जो है आनुवंशिकता आपका करेक्ट आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि वातावरण व आधुनिक कारकों की परस्पर क्रिया करके किसके लिए जिम्मेदार है। ध्यान सुनिएगा, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन केवल शारीरिक विकास के लिए, केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास। तो जो सही आंसर होगा वो आपका चौथा होगा। चौथा क्योंकि होगा कि वातावरण व आनुवंशिक कारक आपस में मिलकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या सामाजिक हो या संज्ञानात्मक हो, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणिक कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अभिरुचि जो है व्यक्ति की पसंद होती है और अभिवृत्ति व्यक्ति के सोच विचार और व्यवहार और भावनाओं को क्या करती है, दर्शाती है, उनके इमोशंस को दर्शाती कौन, अभिवृत्ति। अभिरुचि क्या होती है, व्यक्ति की क्या होती है, पसंद होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉन्गेटिव डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रेन इज द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं ऑप्शन 4 में ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट या ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, यानी कहता है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, केवल आर्थिक कारकों का। तो ये तो केवल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मानसिक प्रतिक्रियाएं, ज्ञान, नॉलेज, सोचने की क्षमता, ये सभी आते जो कि आनुवंशिकता और वातावरण के द्वारा ही व्यक्ति क्या होते, पूर्णतः क्या होता है, विकसित होते हैं। ठीक है, इसलिए आप तीसरे ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, एक से तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कहता है कि जब ध्यान सुनिएगा, कहता है जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि ध्यान समझिएगा कि जब से सुनीता ने चलना शुरू किया, यानी सुनीता बच्ची है, ठीक है, वह जब भी संगीत सुनती है नृत्य करना शुरू कर देती है। ठीक है, जब वो नृत्य करती है उसके माता पिता क्या करते हैं, ताली बजाते। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो चलना शुरू करते हैं, उनके सामने आपने कोई सॉन्ग आपने सुनाया तो धीरे धीरे वो क्या करना शुरू कर, डांस करना शुरू करते हैं, नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो वही कहता है कि उनके माता पिता, सुनीता के माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं, और सुनीता ने बहुत जल्द ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो कहता है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। यही बात बिल्कुल सत्य है। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इस कथन से यह ज्ञात होता है कि सुनीता ने नृत्य परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखा है। अंतः विकास को परिवेश जो है वो पूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षिक सफलता या शिक्षा में रुचि। तो इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो आंखों का रंग, ये क्वेश्चन अभी जस्ट आ चुका है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से और ना ही किससे, पर्यावरण से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, तो आनुवंशिकता से भी होता है और पर्यावरण से होता है। ठीक है, आनुवंशिकता से भी होता है और पर्यावरण यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। ठीक है, कहता है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का क्या परिणाम होता है। तो शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सभी क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। जैसा पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा होता है, कलर से लेकर के बालों का रंग होता है, आंखों का रंग होता है, ऊंचाई जो देखते हैं कि जिनका जैसा हाइट होता है उस परिवार में, उसी तरीके से बच्चे भी उसी हाइट के होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। इससे सेकेंड आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा कि बच्चों में शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, वजन हो गया, लंबाई हो गया, बालों का रंग हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य आदि सभी वंशागत होते हैं। ठीक है, यानी जेनेटिक होते हैं, इसलिए आप दूसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कहता है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका कहता है सही है। कहता है पहला कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ठीक, कहता है परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ये तो बात बिल्कुल क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है, ये भी बात गलत। ठीक है, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, तो ये भी बात गलत। चौथा कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता जो है बच्चों को शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है और परिवेश यानी कि जैसे समाज होता है, परिवेश जैसे समाज, स्कूल, मीडिया, यह सब बच्चों को प्रभावित करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कहता है कि अभिकथन है। ठीक है, अभिकथन ये कहता है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्ति होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, ठीक है, और कारण आर कहता है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प आपको चुनना, भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का विकास ऐसा नहीं है, वातावरण का भी है। तो बच्चों में भाषा के विकास को पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों प्रभावित करते हैं, तो कारण आर भी गलत होगा। और ये कहता है एक अभिकथन ये कहता है बच्चे का भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता, ये बात बिल्कुल गलत है। पर्यावरण भी निभाता है और आनुवंशिकता दोनों निभाता है, इसलिए ये ऑप्शन अभिकथन ये भी गलत हो गया और कारण आर भी गलत हो गया। तो आप इसमें ऑप्शन मिला लीजिएगा, ए और आर दोनों गलत है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के जिम्मेदार है। कहता है निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए क्या है जिम्मेदार है। आपको ये दिया हुआ है कि पहला दिया है आपका आनुवंशिकता। ठीक है, पहला आनुवंशिकता, दूसरा भौतिक वातावरण, तीसरा सामाजिक पर्यावरण, तो तीनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, यानी कि कहता है बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, तो आनुवंशिकता भी जिम्मेदार है, भौतिक वातावरण भी जिम्मेदार है और सामाजिक परिवेश भी जिम्मेदार है। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी बच्चे का जो विकास हो आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच जो है अंतर क्रिया का क्या है परिणाम है, इसलिए तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए कहता है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाता है। ठीक है, तर्क आर कहता है कि केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान सुनिए, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन हो गया गलत। तर्क आर कहता है केवल, यहाँ बोल दिया केवल आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक जो बच्चों के विकास के उत्तरदायी, ऐसा ये भी गलत है। आनुवंशिकता के साथ क्या है भाई आपका वातावरण भी तो है। ठीक है, दोनों से बच्चों का विकास होता है, इसलिए तर्क आर भी आपका गलत होगा। सही विकल्प आपको चूज करना, तो ए और आर दोनों गलत, इसलिए चौथे ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कथन
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कथन ए बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। या फिर तर्क आर कहता है कि पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। ये बात बिल्कुल गलत है। पर्यावरणीय कारक विकास में पूर्णतः भूमिका निभाते हैं और बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। सीधे तौर पर आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें वातावरण का भी उतना भागीदारी जितना आनुवंशिकता का है। इसलिए ये भी ऑप्शन कथन ए भी गलत हो गया, तर्क आर भी गलत हो गया। यानी ए और आर दोनों हो गया आपका गलत। चौथा ऑप्शन हो गया आपका सही। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक बच्चे का विकास की दर, यानी प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता। ये बात हो गया आपका गलत। ठीक है, अगला कहता है दूसरा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ठीक है, और अगला कहता है को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। बात गलत हो गया कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती है क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। ठीक है, जो सही आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो कि किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाए, आनुवंशिकता, लालन पालन या क्रोमोजोम होगा। ठीक है, तो इसका सही आपका तीसरा हो जाएगा लालन पालन, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पालन पोषण वातावरणीय कारक है। ठीक है, इसमें भौतिक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी कारक क्या है? संबंधित है। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति यानी कि गुण पूर्णतः आनुवंशिकी है? आंखों का रंग आनुवंशिकता है, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि आपका आनुवंशिक नहीं है, नैतिक भी आनुवंशिक नहीं है, सामाजिक कौशल आनुवंशिक नहीं है। सिर्फ कौन सा है आपका? ये है आंखों का रंग। क्या है? ये है आपके कि आंखों का रंग बच्चों को आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त होता है। अभी जस्ट इस पर कई रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमने कराए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं वह क्या कहलाता है? यानी वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं वह क्या कहलाता है? संवेदनशील काल स्कीमा कहलाता है, समीकात्मक समय काल कहलाता है, जैविक परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, संवेदनशील अवस्था में बच्चा जो है वातावरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इसे विशिष्ट अवधि अर्थात जन्म से 6 वर्ष की अवधि है। ठीक है, तो संवेदनशील काल कहलाएगा कि वह कौन सा वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं वह क्या कहलाता है? तो संवेदनशील काल होता है। और ये जो काल होता है यह जन्म से 6 वर्ष की अवधि तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है आपका सही हो जाता है। इस तरीके से पूरे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था सीटेट के लिए वो हमने आपको ऑलरेडी करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तीसरे चैप्टर का है आपका सामाजिकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन। इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आए थे वो भी हमने आपको कंप्लीट करा और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने आपको इसमें कंप्लीट कराया। आई होप कि आज का ये क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना है। ठीक है, इतना आपको तो कर ही देना है, सभी स्टूडेंट करते आप भी करिएगा। ज़्यादा संख्या में आप लोग फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पहली बार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जितने भी क्लास इंपॉर्टेंट चले सबका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, और अच्छी शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जुड़ करके लिंक पर क्लिक करेंगे आप तुरंत जुड़ जाएंगे, या फिर एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करके भी चैनल से आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग अच्छे शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। PYQ आप अच्छे से लगाइएगा। सेकंड पेपर वाले स्टूडेंट जो है यानी जिनका मैथ या साइंस है या SST है तो आप खास तौर पर आप जो 6 to 8 जो NCERT है उसको आप पढ़िए और PYQ लगाइए। देखेंगे आपका 60 में आपका 45+ 50 या 50+ स्कोर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।